इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे यानी जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने इंडिया में किस तरीके से अपना शासन स्थापित किया, किस तरीके से उन्होंने पूरे इंडिया पर कैप्चर किया, जबकि वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए थे, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे। तो आइए इसी चीज़ को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके यहाँ आने के समय, यानी जब वो पहली बार यहाँ आए थे, उस समय में जो मुगल रूलर्स थे वो इंडिया पर रूल कर रहे थे और काफ़ी वो ताकतवर थे, काफ़ी मजबूत थे। और जो लास्ट सबसे ताकतवर मुगल रूलर था वो था औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब जो था उसके समय में जो मुगल रूल था या फिर जो मुगल सल्तनत थी वो काफ़ी मजबूत थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई 1707 में, तो उसकी मौत के बाद जो मुगल रूलर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए। और उसके जो गवर्नर्स थे, यानी मुगल शासन काल में जो गवर्नर्स थे या फिर जिन्हें सूबेदार कहा जाता है, या फिर जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी ताकत को काफ़ी मजबूत किया और अपने रीजनल किंगडम्स स्थापित कर लिए। जैसे हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे रीजनल किंगडम्स बना लिए उनके सूबेदार्स ने और बड़े बड़े जमींदार्स ने। और इस वजह से जो दिल्ली था, जो कि पहले कैपिटल हुआ करता था, पूरे इंडिया का मुगल एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, वो अब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा। वो उसका पावर उतना ज़्यादा नहीं रहा पहले जितना हुआ करता था। तो देखिए, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है अंग्रेज़ों के इंडिया में सक्सेसफुल होने का, कि मुगल एम्पायर अगर होता तो ये जो सल्तनत थी, मुगल सल्तनत, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और अंग्रेज किसी भी तरीके से इसको डिफीट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ या फिर मुगल एम्पायर कमज़ोर हो गया, उसके बाद बहुत सारे जो किंगडम्स बने वो आपस में बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे थे, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे थे। जैसे बंगाल का फाइट था अवध से, या फिर अवध का दूसरे जगह से, मराठा का फाइट था हैदराबाद से, हैदराबाद का मैसूर से फाइट था। तो इस तरीके से आपस में इनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए अपने आप को यहाँ स्थापित करने में, अपने आप को यहाँ का रूलर बनाने में। तो यहाँ पर देखिए, यही चीज़ लिखा गया है कि 18th सेंचुरी के हाफ के आते आते तक, यानी 1750 के बाद जो ये ब्रिटिशर्स थे ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे और इनका जो पॉलिटिकल पावर था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था, और इसके साथ ही इनका जो मिलिट्री पावर था ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताया गया कि देखिए, क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए थे और वो सिर्फ छोटी सी कंपनी थी, यानी वो यहाँ से सामान खरीदते थे और विदेश में जाकर बेचते थे, और वो छोटी सी कंपनी थी उनकी। और यहाँ पर वो किसी भी तरीके से टेरिटरीज एक्वायर नहीं करना चाहते थे। उनका कोई मकसद नहीं था यहाँ पर टेरिटरी एक्वायर करने का या फिर यहाँ के रूलर बनने का, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करके प्रॉफिट कमाना चाहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से वो यहाँ के रूलर बन गए और इतने बड़ा एम्पायर उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर लिया? इसी चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो, जब वो यहाँ पर एम्पायर बनाना ही नहीं चाहते थे, यहाँ पर वो रूलर बनना ही नहीं चाहते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी सल्तनत उन्होंने यहाँ पर खड़ी कर ली, यहाँ पर उन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत बैठा ली? देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है बहादुर शाह जफर की, और उनके बेटों को यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी तस्वीर है। इसके बाद इस चैप्टर का यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक आता है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, वो इंडिया में आती है। इंडिया हम कह लें या फिर ईस्ट कह लें, ईस्ट में क्योंकि आपका इंडिया भी हो जाता है, इधर आपका इंडोनेशिया, चाइना, ये सभी रीजन आपके यहाँ पर आ जाते हैं मैप में, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिर्फ इंडिया की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई कैसे, इंडिया में उसका आगमन कैसे हुआ। तो देखिए, 1600 में, 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको जो रूलर ऑफ इंग्लैंड थे क्वीन एलिजाबेथ वन थी, मैंने थे बोला, जो रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर प्राप्त हुआ। और उस चार्टर के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पर इस रीजन में, ईस्ट रीजन में आकर व्यापार नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही इस रीजन में व्यापार करेगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये चार्टर होता क्या है? चार्टर एक तरीके का आदेश होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके की परमिशन होती है कि सिर्फ यही कंपनी जो है
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर बात किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यहाँ पर ट्रेड करेगी, उसके अलावा कोई भी कंपनी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकती है। और अगर ऐसा करती है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है या फिर और भी मुकदमे उस पर चल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, ये जो चार्टर है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की कंपनियों पर लागू होता है। ये यूरोप के, फ्रांस के या फिर जो डच कंपनीज थी या फिर दूसरी जो कंपनीज थी उनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की कंपनीज को रोकता है कि वो यहां पर व्यापार नहीं कर सकते हैं। और यही चीज लिखा गया, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या फिर ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर सकती है, यानी इस रीजन में आकर ट्रेड नहीं कर सकती है। तो देखिए इस चार्टर की वजह से जो कंपनी थी वो इस रीजन में आई और यहाँ पर उसने बहुत सारे नए इलाके खोजना शुरू किया जहाँ से वो सामान खरीद कर और जाकर अपने इलाके में यानी इंग्लैंड में और यूरोप में जाकर बेचे और अच्छा मुनाफा कमाए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको किसी भी तरीके का कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा था इंग्लैंड में, तो इस वजह से वो आसानी से यहाँ पर अपने इलाके को खोज सकती थी कि कहाँ से उसे सामान खरीदना है, कहाँ पर जाकर बेचना है, ये सभी चीज़ें वो कर सकती थी। और उस समय ये चीज़ काफ़ी प्रचलित था कि आप अगर कहीं भी ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ये जो बिजनेस है, मर्सेंटाइल वाला बिजनेस है कि आप एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर सबसे आसान तरीका था कि आप अपने कंपटीशन को हटा दें, कि आपके कंपटीशन में कोई ना रहे, तो आप आसानी से अकेले जाकर ट्रेड करें और अपने मन मर्जी के अनुसार आप सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यहां पर आगे पैराग्राफ में यही बात की गई है जिसका मैंने पहले बताया कि देखिए जो रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसने इंग्लैंड की कंपनीज को तो रोक दिया कि वो इंडिया में आकर सामान खरीदे या फिर बेचे, जो भी करे, लेकिन उस चार्टर की वजह से जो दूसरे यूरोपियन पावर्स थे जैसे कि फ्रांस हो गया, डच हो गया, पुर्तगाल हो गया, वहां के जो कंपनीज थे वो यहां पर आ सकते थे, उनके ऊपर किसी भी तरीके की बंदिश नहीं थी, किसी भी तरीके की रोक नहीं थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, इंडिया में आई थी, तो उनके यहाँ पर पहुँचने से पहले ही यहाँ पर जो पुर्तगीज थे वो यहाँ पर अपना प्रेजेंस स्थापित कर चुके थे और उनका बेस जो था वो था गोवा में। और इस एक चीज़ और हमें यहाँ पर जान लेनी चाहिए कि जो वास्को डिगामा है, जो कि पुर्तगीज एक्सप्लोरर था, उसने सी रूट इंडिया के लिए 1498 में ही खोज लिया था। और अर्ली 17th सेंचुरी में जो डच थे वो भी इस रीजन में आना चाह रहे थे और इसके साथ ही जो फ्रेंच थे वो भी यहाँ पर इस रीजन में पहुंच चुके थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कंपटीशन हटाने की कोशिश कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बावजूद उसको यहाँ पर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। और देखिए ये जो कंपटीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक रीज़न था जिसके वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खुद को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रही थी। क्योंकि देखिए यहाँ पर बात आती है कि जब ट्रेडिंग की बात आती है तो ये सभी कंपनीज जो थी वो एक ही चीज़ को खरीदना चाहती, यानी सेम चीज़ को खरीदने के लिए सभी कंपनीज, सभी देशों की कंपनीज यहाँ पर आ रही थी। और वो चीज़ें थी आपका फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, यानी कॉटन की अच्छी क्वालिटी, और इसके साथ ही सिल्क, और इसके साथ ही जो पेपर क्लोथ्स या फिर दूसरे तरीके के जो मसाले हैं वो यहाँ पर वो खरीदने चाहते थे और उसको जाकर बेचना चाहते थे अपने इलाके में। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कंपटीशन थी इन कंपनीज के बीच में, इस कंपटीशन की वजह से जो प्राइसेस थी यहाँ पर सामानों की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि एक कोई मान लीजिए 20 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है तो अगला 21 देने के लिए तैयार है, उससे अगला 25 देने के लिए तैयार है, एक 30 देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके के कंपटीशन की वजह से जो ट्रेडिंग थी उसमें जो प्राइसेस थे सामान के, गुड्स के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और इस वजह से जो प्रॉफिट था वो भी काफ़ी ज़्यादा घट रहा था। इस वजह से जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि जो उनके कंपटीटर्स हैं उनको दौड़ से बाहर कर दिया जाए, किसी भी तरीके से उनको खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, ताकि वो अकेले ट्रेडिंग करें, अकेले जाकर वो मार्केट करें और अपने मन मर्जी दाम पर वो आसानी से चीज़ों को खरीद सके। और इस तरीके के कंपटीशन को बाहर करने की कोशिश में ही जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो आपस में हमेशा फाइट करते रहती थी। वो शिप्स से जाते थे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो फ्रेंच के शिप डुबो देते थे, फ्रेंच जो थे वो ब्रिटिशर्स के शिप डुबो देते थे या फिर उनके रास्ते को रोक देते थे। इस तरीके की कोशिश वो हमेशा करते रहते थे ताकि जो उनका कंपटीशन वाला है आदमी, यानी जो भी कंपटीशन में है
कोई भी कंपनी वो चीज़ों को ट्रेड ना कर सके, उसको हैवी लॉस हो और वो जो है वो सामान को खरीदना बंद कर दे। और इसके अलावा जो ट्रेड था उसके लिए वो काफ़ी हथियार गोला बारूद भी अपने साथ रखते थे। और इसके साथ ही जहाँ पर वो अपने सामान को रखते थे, ट्रेडिंग पोस्ट जो होते थे उनके, उसके लिए वो फोर्टिफिकेशन भी किया करते थे, उसको एक किले नुमा आकार दे दिया करते थे ताकि वो खुद को बचा सके, अपना सामान को बचा सके। और ये जो एफर्ट था सेटलमेंट को फोर्टिफाई करने का, किलाबंदी करने का, और इसके साथ ही जो प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने का, इसकी वजह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट था ये लोकल रूलर्स के साथ भी हो गया। देखिए मेन जो इनका मकसद था फोर्टिफिकेशन का वो था कि इनका जो राइवल है या फिर इनके जो एडवर्सरी है वो इनको परेशान ना करे या फिर इनके जो बिजनेस हैं उसको किसी भी तरीके से प्रभावित ना करें। लेकिन ये जो किलेबंदी थी ये वहाँ के जो लोकल रूलर्स जैसे बंगाल में सिराजुद्दौला या फिर मद्रास के रूलर या फिर आपको गोवा या फिर गुजरात के रूलर, इन रूलर्स को भी पसंद नहीं आ रही थी कि आप मेरे इलाके में आकर आप किला कैसे बना लिया, आपने ये किलेबंदी कैसे कर ली। ये चीज़ें ये वहाँ के भी रूलर्स को भी पसंद नहीं आ रही थी। तो इन चीज़ों की वजह से जो कंपनी थी वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि वो ट्रेड और पॉलिटिक्स को अलग अलग करके रखे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करे, पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान ना दे। तो इस वजह से जो कन्फ्लिक्ट ग्रो हुआ, उस कन्फ्लिक्ट के वजह से आगे जा चलकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लोकल रूलर्स के साथ भी फाइट करना पड़ा। और इसके बाद अब हम बंगाल का एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। यानी देखते हैं कि बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड अपना कैसे ग्रो करती है, यानी वहाँ पर ट्रेड की शुरुआत वो कैसे करती है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो उसकी पहली फैक्ट्री बैठी थी वो बनी थी आपको हुगली रिवर जो है उसके पास 1651 में। और ये एक तरीके का बेस था जहाँ से जो कंपनी के ट्रेडर्स थे वो आते थे और वहाँ से वो ऑपरेट करते थे, सामान को खरीदते थे और जाकर दूसरी जगहों पर बेचते थे। और जो अंदर के इलाके यानी जो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो वहाँ पर जाकर सामान को बेचा करते थे। और ये जो फैक्ट्री था इसके पास एक वेयर हाउस भी था जहाँ पर स्टोर किया जाता था सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर ऑफिसेज भी थे जहाँ पर कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो बैठकर काम किया करते थे। और जैसे जैसे जो ट्रेड था वो एक्सपैंड होता गया, यानी ट्रेड बढ़ता गया, तो कंपनी जो थी उसने मर्चेंट्स को ये और जो ट्रेडर्स थे उनको ये परसुएड किया कि आप यहीं पर सेटल हो जाइए और फैक्ट्री के आसपास ही रहिए। और 1696 के आते आते तक जो पूरा इलाका था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और काफ़ी वहाँ पर लोग आ जा रहे थे, काफ़ी वहाँ पर काम हो रहा था। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस इलाके को फोर्ट के रूप में बनाना शुरू किया, यानी किलेबंदी उसकी शुरू की। और 2 साल बाद, यानी कि 2 साल बाद जो मुगल ऑफिशियल्स थे उनको पैसे खिलाकर जो कंपनी थी उसने 3 गांवों की ज़मींदारी जो थी वो अपने पास ले ली। और इन 3 गांवों में से एक था कालीकता, जिसको कि आज हम कोलकाता या फिर कलकत्ता के नाम से जानते हैं। और इसी रीजन में वो अपना काम बढ़ाने लगे, धीरे धीरे करने लगे। और इसके साथ ही जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने औरंगजेब को भी ये परसुएड कर लिया कि वो फरमान एक जारी करे, यानी एक रॉयल ऑर्डर जारी करे। फरमान का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है अ रॉयल ऑर्डर, अ रॉयल एडिक्ट, कि ताकि जो कंपनी है वो बिना किसी टैक्स के या फिर बिना किसी ड्यूटी के वो ट्रेड कर सके। तो यहाँ पर एक तरीके से इस पैराग्राफ में बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शुरुआत कैसे हुई। 1651 में पहली जो फैक्ट्री थी वो बैठी और उसी फैक्ट्री के आसपास ट्रेडर्स आने लगे, उसी फैक्ट्री के आसपास कंपनी के ऑफिस बनने लगे और फिर उसकी किलेबंदी कर दी गई 1696 के आसपास, यानी उसके 1-2 साल आगे पीछे। और इस तरीके से वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका बेस बना बंगाल में। और इसके साथ ही जो कंपनी थी वो ऐसा नहीं था कि इतनी सारी बातों पर वो राजी हो गई या मान गई कि हमारा किला हो गया है, अब हमको ज़्यादा मेहनत करने की नहीं ज़रूरत है। नहीं, वो लगातार वो ट्राई कर रहे थे कि ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन मिल सके, टैक्स में छूट मिल सके और भी चीज़ों को वो प्राप्त कर सके। और इसके साथ ही जो पहले से उन्हें प्रिविलेज प्राप्त है उसको बढ़ा सके या चेंज कर सके। और इसके साथ ही जो औरंगजेब के फरमान जो उनके पास थे, यानी औरंगजेब का जो ऑर्डर उनके लिए था वो सिर्फ कंसेशन देता था कंपनी को, यानी कंपनी अगर कोई ट्रेड कर रही है, कंपनी कोई सामान खरीद कर जाकर बेचती है इंग्लैंड में, तो वो उस पर जो वहाँ का रीजन था उस पर
टैक्स नहीं लगेगा, यानी वो उस सामान पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो कंपनी के लिए ट्रेड करते थे, वो खुद से भी कुछ सामानों को खरीद कर ले जाते थे और खुद का भी एक छोटा मोटा ट्रेड किया करते थे उसके साथ ही। लेकिन वो जो ऑफिशियल थे यानी कंपनी के कर्मचारी थे, वो जो अपना ट्रेड कर रहे थे उस ट्रेड के ऊपर उन्हें टैक्स देना था, उस ट्रेड के ऊपर उन्हें ड्यूटी देनी थी। और ये जब रिफ्यूज़ कर दिया गया उन लोगों द्वारा, यानी जो ऑफिशियल थे वो कई बार मना कर देते थे, नहीं देते थे, चुपके से ले जाते थे सामान, तो इस वजह से जो बंगाल था वहाँ पर जो रेवेन्यू का लॉस था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड उनके द्वारा किया जा रहा था। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड को कर रहे थे। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद कि देखिए जो ये लोग हैं यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, उनके वजह से रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, इस चीज़ को देखने के बाद जो बंगाल का नवाब है वो किस तरीके से विरोध नहीं करेगा या फिर उसे बुरा नहीं लगेगा। तो उस समय के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया, काफ़ी ज़्यादा विरोध भी इस बात पर जताया। इसके बाद यहाँ पर आगे नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी जो ट्रेड है उसकी वजह से बैटल्स कैसे हुए, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए अर्ली 18th सेंचुरी में जो कन्फ्लिक्ट थी आपको कंपनी और नवाब के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और जब औरंगज़ेब का डेथ हो गया और औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अपने पावर को बढ़ा लिया या फिर अपना खुद का क्षेत्र घोषित कर दिया बंगाल को कि मैं यहाँ का रूलर हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, अब कोई मुगल वुगल की मैं बात यहाँ पर नहीं सुनने वाला। तो ऐसा करने के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो सुप्रीम पावर हो गए, वो कंप्लीट पावर हो गए। और उस समय के रूलर थे मुर्शिद कुली खां, यानी इन्होंने अपने खुद को आज़ाद घोषित किया था। और इसके बाद बने अलीवर्दी खां और इसके बाद सिराजुद्दौला। और ये जो तीनों रूलर थे ये काफ़ी स्ट्रांग रूलर थे, काफ़ी मजबूत रूलर थे। ऐसा नहीं था कि कोई कमज़ोर रूलर था या फिर कोई ख़राब रूलर था जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सभी काफ़ी मजबूत रूलर थे। और ये जो थे ये कंपनी को किसी भी तरीके का कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसको कि कंपनी बार बार लॉबी करी थी, बार बार मनाने की कोशिश करी थी कि उसको तरह तरह के कंसेशन दिया जाए। और इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रिब्यूट्स भी मांगे ताकि जो कंपनी है उसको राइट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे प्रोवाइड करने होंगे, काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना होगा। और इसके साथ ही वो उनको कॉइन्स बनाने से रोक दिया या फिर फोर्टिफिकेशन जो वो कर रहे थे अपने किले के, अपने जो फैक्ट्री के आसपास, उस फोर्टिफिकेशन को भी रोक दिया। और जो कंपनी थी उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि जो कंपनी है वो बंगाल के गवर्नमेंट को जो पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा एक तरीके से प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी की वजह से जो बंगाल है, बंगाल की सरकार को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, यानी टैक्स का लॉस हो रहा है। और वो जो नवाब है, नवाब की अथॉरिटी को कमज़ोर कर रहे हैं, नवाब के पावर को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर इसके साथ ही वो उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं या फिर काफ़ी ख़राब बुरे शब्दों वाले लेटर्स भी लिख रहे हैं। और नवाब या फिर जो नवाब के ऑफिशियल्स हैं उनको ह्यूमिलेट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से जो बंगाल के गवर्नमेंट था उसने कंपनी के ऊपर आरोप लगाया। और कंपनी का दूसरी तरफ ये कहना था कि देखिए ये जो पूरा लोकल ऑफिशियल्स का जो डिमांड है उसकी वजह से जो ट्रेड है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है। और ट्रेड तभी बढ़ सकता है या फिर ट्रेड तभी फ्लरिश कर सकता है अगर ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ड्यूटीज़ रहेंगे तो ट्रेड ग्रो नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही वो ये भी कन्विंस थे, यानी कंपनी का ये भी मानना था कि अगर हमको ट्रेड बढ़ाना है तो हमको ड्यूटीज़ को हटाना होगा और इसके साथ ही जो उनका सेटलमेंट है, जो फैक्ट्रीज़ हैं उसको एक्सपेंड करना होगा। और इसके साथ ही ज़्यादा ज़मीन खरीदनी होगी और इसके साथ ही फोर्ट्स भी बहुत बड़ी संख्या में बनाने होंगे और उसे मजबूत करना होगा। और ये जो कन्फ्लिक्ट्स थे ये छोटे छोटे बातों के ऊपर, ये जो टैक्स तुम नहीं दे रहे हो या फिर टैक्स हम नहीं देंगे, इस तरीके की बातों के ऊपर जो कन्फ्लिक्ट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़े हो गए। और आगे चलकर बैटल ऑफ प्लासी का रूप इस तरीके के कन्फ्लिक्ट ने ले लिया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर बैटल ऑफ प्लासी की स्थिति कैसे बनी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो बैटल की स्थिति एक आ गई।
तो देखिए जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई 1756 में, उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। और ये जो इनके नवाब बनने के बाद जो कंपनी थी वो काफ़ी परेशान थी उसके पावर को लेकर, और कंपनी ये चाहती थी कि एक ऐसा रूलर बने जो उसकी बातों को माने और उसको अपनी मर्जी से जो ट्रेड कंसेशंस कंपनी को चाहिए वो प्रोवाइड कर दे और दूसरे तरीके के प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दे। तो इसलिए कंपनी जो थी उसने एक बार ट्राई किया कि जो सिराजुद्दौला का एक राइवल है उसको नवाब बनाया जाए, इस तरीके की कोशिश की, लेकिन कंपनी जो थी वो फेल हो गई। और इस बात के ऊपर, यानी इस बात को जानने के बाद जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कंपनी को कहा कि वो जो राज्य है, बंगाल राज्य है, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल ना दे और इसके साथ ही फोर्टिफिकेशन को बंद करे और रेवेन्यूज को पे करे, और इस तरीके की डिमांड्स रखी कि आपको ये सभी चीज़ें करनी होंगी, हमारे जो लोकल रीजन के काम है उसमें आप दखल ना दीजिए, इस तरीके की बातें वहाँ पर हुई। तो इसके बाद काफ़ी नेगोशिएशंस चले और नेगोशिएशंस फेल हो गए। कंपनी ने नवाब की बात नहीं मानी, नवाब ने कंपनी की बात नहीं मानी। तो इसके बाद जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अपने साथ 30,000 सोल्जर्स लिए और जाकर कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री, उसके ऊपर अटैक कर दिया। वहाँ पर कंपनी के ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया, वेयर हाउस को लॉक कर दिया, सभी इंग्लिशमैन को डिसआर्म कर दिया, यानी उनके हथियार छीन लिए और इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद वो आगे बढ़ गए कलकत्ता की ओर और वहां पर ताकि वो वहां पर अपना कंट्रोल जमा सके कंपनी के फोर्ट के ऊपर। तो जब ये खबर कि जो नवाब है वो इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश जो फैक्ट्री है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ये खबर जब पहुंची कंपनी के ऑफिशियल्स के पास जो कि मद्रास में बैठे हुए थे, वहां पर जब ये खबर पहुंची तो वहां पर रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में एक आर्मी भेजी गई, लोगों को भेजा गया ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके। और इसके बाद काफ़ी नेगोशिएशंस किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस नवाब के साथ। तो ये जो नेगोशिएशंस थे ये भी फेल हो गए। और इसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के आर्मी के साथ सिराजुद्दौला के साथ युद्ध छेड़ दिया बैटल ऑफ प्लासी में, यानी बैटल ऑफ प्लासी हुआ रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में कंपनी की तरफ से और दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला। और देखिए इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए, उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए इस युद्ध को हारने का मेन रीज़न ये था कि जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि मीर जाफर द्वारा लीड किया जा रहा था, उसने कभी भी युद्ध लड़ा ही नहीं। मीर जाफर ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया सिराजुद्दौला के समर्थन में। उन्होंने कहा, अपनी पूरी आर्मी को लेकर वो साइड हो गए, खड़े हो गए कि नहीं हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और इसका रीज़न ये था कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने किसी तरीके से मीर जाफर को ये कन्विंस कर लिया था, ये मना लिया था कि जब हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, तब हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो इस बात को मानकर जो मीर जाफर था वो पूरी आर्मी को लेकर साइड हो गया, उसने युद्ध ही नहीं लड़ा। और देखिए ये इस तरीके से जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो बैटल ऑफ प्लासी एंड हुई और सिराजुद्दौला युद्ध हार गए। और ये जो युद्ध था ये पहला मेजर विक्ट्री था कंपनी के लिए इंडिया में। और इस तरीके से बंगाल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई कंपनी। तो देखिए सिराजुद्दौला की मौत के बाद जो मीर जाफर था उसको नवाब बना दिया गया और कंपनी जो थी वो अभी भी किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में नहीं लेना चाहती थी, यानी वो डायरेक्ट रूल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव ये था कि वो अपने ट्रेड को वो मजबूत करे और ये अगर हो सकता है बिना किसी भी तरीके के कंक्वेस्ट के, यानी लोकल रूलर्स की मदद से, जो कि उसको जो भी चाहिए कंपनी को वो देने के लिए तैयार हैं। तो फिर कंपनी को क्या ज़रूरत है कि वो इलाके पर रूल करे और इलाके को डायरेक्ट कंट्रोल में ले। इसलिए उसने डायरेक्ट कंट्रोल में लेने से मना कर दिया और एक तरीके का रूलर बैठा दिया जो कि उसकी बात को माने, यानी कंपनी की बात को माने। देखिए बाद में कंपनी को यह बात समझ में आई कि ये जो उसका आइडिया था ये उतना सही नहीं था, क्योंकि कई बार जो पपेट नवाब थे, यानी उसकी मर्जी पर चलने वाले जो नवाब थे, वो उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे कंपनी के लिए जितना कंपनी चाहती थी। क्योंकि जो नवाब थे वो नवाब खुद को बनाना चाहते थे, खुद को नवाब दिखाना चाहते थे और वो अपने लोगों के सामने दिखाना चाहते थे कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिग्निटी है और काफ़ी ज़्यादा सोवरेनिटी है। और ये एक तरीके से सही भी था, क्योंकि लोगों से रिस्पेक्ट तभी उन्हें मिलती जब उनका जो रूलर है वो काफ़ी पावरफुल हो, काफ़ी मजबूत हो। तो इस कंडीशन में कंपनी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि वो जो चीज़ें चाह रही थी वो इस कंडीशन में भी पूरी नहीं हो रही थी। तो देखिए इसके बाद कंपनी जो थी वो कई बार ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा, कंपनी और जो उनका पपेट नवाब था मीर जाफर।
तो मीर जाफर ने एक बार प्रोटेस्ट किया तो कंपनी जो थी उसने मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को उसकी गद्दी पर बैठा दिया। और जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया या फिर विरोध दर्ज किया तो वो आगे चलकर युद्ध में चला गया, बैटल ऑफ बक्सर में, जहां पर मीर कासिम जो था वो हार गया था। तो यानी मीर कासिम जो था वो कंपनी के कंट्रोल से बाहर भाग गया और वहां बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी के खिलाफ उसने युद्ध लड़ा जिसमें वो हार गया था 1764 में। और ऐसा नहीं था कि मीर कासिम अकेले था, उसके साथ ही अवध की आर्मी थी और भी दूसरी जगहों की आर्मी थी, ये सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। और जब ऐसा हुआ तो मीर कासिम जो था वो हार गया। उसके बाद मीर जाफर को फिर से वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया, यानी मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। और नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए पे करने होते थे कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी जो थी वो इतने से भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसको और भी पैसे चाहिए थे ताकि उस जो कंपनी के वॉर थे, यानी जो युद्ध लड़ रही थी या फिर जो ट्रेड कर रही थी या फिर दूसरे तरीके के जो खर्चे थे उन खर्चे को वो पूरा कर सके। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए और भी पैसे चाहिए थी। और इसके साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को गेन करना चाहती थी और ज़्यादा रेवेन्यू चाहती थी। और जब मीर जाफर की मृत्यु हुई 1765 में, जो कंपनी का मूड था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। क्योंकि देखिए पहले कंपनी जो थी वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, वो पपेट नवाब के जरिए कंट्रोल करवाना चाहती थी और ट्रेड के ऊपर फोकस करना चाहती थी। लेकिन इन सभी सिचुएशंस को देखने के बाद और पपेट नवाब के साथ काम करने के बाद जो उसका एक्सपीरियंस था, उसके बाद कंपनी ने कहा कि नहीं, अब हमको डायरेक्ट रूल करना होगा। यानी कंपनी ने नहीं कहा, उस समय के जो कंपनी के लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने कहा कि अब हमको डायरेक्ट रूल करना होगा, अब हमको नवाब खुद से बनना होगा, अब हम नवाब बनेंगे और हम ही रूल करेंगे। और इसके बाद 1765 में जो मुगल रूल एम्परर थे उनके द्वारा कंपनी को दीवान का पावर मिल गया। बंगाल प्रोविंस का दीवान का पावर का कहने का मतलब हो गया कि वहाँ पर वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, वहाँ पर वो पैसे को कलेक्ट कर सकता है। और इसके बाद जो दीवानी राइट मिलने के बाद जो कंपनी थी, कंपनी को बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू रिसोर्स मिल गया बंगाल में। और ये जो चीज़ थी वो कंपनी के लिए काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई, क्योंकि इसकी वजह से जो कंपनी के पहले के जो प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो गए। क्योंकि जो पहले ट्रेड के लिए जो पैसे होते थे वो उसके लिए उसको पे करने के लिए ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाना पड़ता था। लेकिन जब उसको दीवानी राइट्स मिल गए तो यहाँ के जो टैक्स कलेक्ट होते थे, यानी बंगाल से जो टैक्स कलेक्ट करके पैसे आते थे, उससे ही वो यहाँ पर लोकल सामान को खरीदते थे और इसके साथ ही यहाँ के वॉर्स को फाइनेंस करते थे। यहाँ पर जो भी खर्चे होते थे वो बंगाल के टैक्स से ही कर लिया करते थे। और जब दीवानी राइट मिल गए तो ब्रिटेन से किसी भी तरीके से गोल्ड या फिर सिल्वर को नहीं लाना पड़ता था। और बैटल ऑफ प्लासी जो थी इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित हुई अंग्रेज़ों के ताकत को बढ़ाने में या फिर अंग्रेज़ों के पावर को इंडिया में बढ़ाने में। और जो रेवेन्यूज़ अब प्राप्त होते थे यहाँ पर यानी बंगाल में, इसकी वजह से वो आसानी से यहाँ से लोकल सामान खरीद लेते थे, आर्मी को पेमेंट कर देते थे और भी सभी चीज़ें कर लेते थे। और इसके बाद आगे बढ़े तो ये आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी ऑफिसर्स बिकेम नवाब्स। तो अब ये नवाब्स क्या होता है, तो देखिए नवाब का मतलब क्या होता है। नवाब का मतलब होता है कि रूलर होना, एक तरीके से रूलर। तो कंपनी जो थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी चाहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं था, इसके अलावा जो कंपनी के सर्वेंट थे जिन्होंने इंडिया में नवाब्स को रहते हुए देखा था, उनके लाइफ स्टाइल को देखा था, तो वो अपने लाइफ को भी एक तरीके से नवाब जैसा बनाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी अपने लाइफ में नवाब के जैसा जीवन जिए, नवाब जैसा लाइफ जिए। और जब बैटल ऑफ प्लासी एंड हुई तो जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको एक तरीके से फोर्स किया गया कि अपनी ज़मीन वो छोड़ दें और इसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में पैसे प्रोवाइड करें पर्सनल गिफ्ट के रूप में कंपनी ऑफिशियल्स को। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो जब इंडिया में आए थे तो वो सिर्फ एक काफ़ी नॉर्मल व्यक्ति के रूप में आए थे। लेकिन जब वो यहाँ से गए तो उनके पास 400,000 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था। और जब उनको 1764 में बनाया गया था बंगाल का गवर्नर, तो उनसे कहा गया था कि आपको करप्शन हटाना है। लेकिन उनका जो अर्निंग था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इस अर्निंग को देखकर यही लगता है कि उनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंपल यही बात बताने की कोशिश की गई है कि देखिए जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने यहाँ के लोकल नवाब्स को देखा, तो उसके बाद उनके मन में भी एक ख्वाहिश थी कि वो नवाब जैसा जीवन जिए। और इसलिए बहुत सारे लोग जो थे वो
करप्शन करने लगे, दूसरे तरीके से अर्निंग करने लगे, ताकि वो अपने खुद की अर्निंग जो है वो बढ़ा सके। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपका वो है रॉबर्ट क्लाइव का, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव में बहुत बड़ी संख्या में अर्निंग की थी, पैसे कमाए थे, पैसे बनाए थे इंडिया में। और इसके बाद उन्हें उनको ऊपर ये आरोप भी लगा था, 1772 में उनके ऊपर जांच भी बैठाई गई थी ब्रिटेन में कि उनके पास इतना सारा पैसा कैसे आया। बाद में तो उनको छोड़ दिया गया कि नहीं, इन्होंने गलती नहीं की है, लेकिन इन्होंने 1774 में जाकर सुसाइड कर लिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसा रॉबर्ट क्लाइव ने पैसा बनाया या फिर अमीर बने, वैसा ही दूसरे जो ऑफिशियल थे ब्रिटेन के या फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके साथ भी हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो पहले ही मर गए, यानी आए कुछ दिन रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई डिजीज़ की वजह से, वार की वजह से और भी दूसरे रीजंस की वजह से। लेकिन इसमें से बहुत सारे अच्छे लोग भी थे या फिर बहुत सारे लोग हम्बल बैकग्राउंड से भी थे। उनका सिर्फ ये मोटिव था कि वो इंडिया में आए हैं, काम करें, एक अच्छा पैसा कमाएं और जाकर वापस वो ब्रिटेन में एक अच्छा लाइफ जिए। और इसके अलावा जो रिटर्न करने के लिए एक तरीके से सक्षम भी हो पाए, यानी इंडिया में काम कर लिया, पैसे भी बना लिया और फिर वापस वो वहाँ पर चले गए, तो वो काफ़ी अमीर के रूप में रहने लगे और काफ़ी फ्लैशी लाइफ जीने लगे, लोगों को दिखाने लगे कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा, इस तरीके का जीवन जीने लगे। तो इसलिए उनको नवाब्स वहाँ पर कहा जाने लगा और उनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता था ब्रिटिश सोसाइटी में, और कहा एक तरीके से उनके प्ले या फिर कार्टून्स में काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बंगाल में जो थी जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पावरफुल हुई। इसके बाद आगे हमारा टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बंगाल से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा या फिर दूसरे राज्यों के ऊपर जो कंपनी थी उसका रूल कैसे हुआ, इस चीज़ को यहाँ पर इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। तो देखिए, अगर हम कंपनी के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एनेक्सेशन प्रोसेस को देखें 1757 से 1857 के बीच में, तो इस शासन काल के दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्टली किसी भी देश पर या फिर किसी भी राज्य पर कंट्रोल करती थी। वो पहले किसी भी राज्य पर मिलिट्री अटैक करने से पहले या फिर कंट्रोल करने से पहले वो उस राज्य में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर डिप्लोमेटिक तरीके अपनाती थी, ताकि उसका इन्फ्लुएंस उस इलाके में, उस राज्य में बढ़ जाए और तब जाकर अंतिम में जाकर उस राज्य को अपने कब्जे में लेती थी। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बैटल ऑफ बक्सर की बात की थी कि 1764 में लड़ा गया था मीर कासिम और अवध की फोर्सेस और दूसरे फोर्सेस के और अंग्रेजों के बीच में, और इस बैटल ऑफ बक्सर को अंग्रेजों ने जीत लिया था। इस बैटल को जीतने के बाद जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने रेसिडेंट्स को स्थापित किया दूसरे राज्यों में, यानी इंडिया के जो दूसरे स्टेट्स थे, जैसे अवध हो गया, मुगल राज्य हो गया, या फिर गुजरात हो गया, या फिर दूसरे दूसरे इलाके के जो राज्य थे, जैसे आपका हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, सभी जगहों पर रेसिडेंट्स को स्थापित किया गया। अब ये रेसिडेंट्स कुछ नहीं होते थे, आपको एजेंट्स होते थे, एजेंट्स हम यहाँ पर कहेंगे, लेकिन हम इनको डिप्लोमेट भी कह सकते हैं। और ये एजेंट्स जो होते थे, रेसिडेंट्स, इनका काम होता था कि जो कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं, यानी कंपनी के फायदे में जो चीज़ है उस इलाके में उसको अचीव करना। और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रेसिडेंट्स की मदद से, अपने एजेंट्स की मदद से, उसने धीरे धीरे जितने भी स्टेट्स थे उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल देना शुरू कर दिया। और इंटरनल अफेयर्स में जैसे आपका हो गया कि कौन राजगद्दी पर बैठेगा या फिर किसी पद पर किस आदमी को बैठाना है, जैसे किसको मंत्री बनाया जाए, किसको डिप्लोमेट बनाया जाए, इस तरीके की चीजें वो डिसाइड करने लगे। और कई बार जो कंपनी होती थी वो राज्यों को सब्सिडरी अलायंस करने के लिए भी फोर्स करती थी। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ये सब्सिडरी अलायंस होता क्या था। तो देखिए, ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये एक तरीके का समझौता होता था जो कि अंग्रेज और किसी इंडियन राज्य के बीच में होता था। और इस समझौते में ये एक टर्म था, एक कंडीशन था कि जो इंडियन रूलर्स हैं जिसके साथ ये समझौता किया गया है वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रखेंगे, और जो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी या फिर युद्ध लड़ने के लिए आर्मी की ज़रूरत होगी वो आर्मी कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उनको आर्मी देगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये मुफ्त में आपको प्रोवाइड किया जा रहा था, और ऐसा नहीं था कि ये जो आर्मी आपको प्रोवाइड की जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये फ्री में थी, नहीं। इसके लिए जो रूलर्स थे या फिर जो राज्य थे इंडिया के, उनको पेमेंट करना था, और पेमेंट अगर वो लेट कर जाते या फिर उनको पेमेंट वो करने में सक्षम नहीं हो पाते
तब उनके इस पेमेंट के पेनाल्टी के रूप में उनके राज्य का कुछ हिस्सा छीन लिया जाता था या फिर कुछ राज्य का कुछ हिस्सा ले लिया जाता था। इस सब्सिडी अलायंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब रिचर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, तो अवध के नवाब जो थे उनको अपनी आधी राज्य जो था, आधा राज्य उसको देने के लिए फोर्स किया गया था कंपनी द्वारा 1801 में, क्योंकि वो पेमेंट नहीं करने पाए थे। और इसके साथ ही जो आपका हैदराबाद है उसको भी इस तरीके के कंडीशन के ऊपर फोर्स किया गया था कि अपना कुछ इलाका जो है वो कंपनी को प्रोवाइड कर दे। तो इस तरीके से सब्सिडी अलायंस यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था और इसको बहुत सारे राज्यों द्वारा अपनाया भी गया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, यहाँ पर टाइटल है इस टॉपिक का। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि देखिए, ऊपर हमने जिस तरीके के इकोनॉमिक टैक्टिक्स या फिर दूसरे टैक्टिक्स पॉलिटिक्स की बात की, वो चीज़ यहाँ पर जो मैसूर था, टीपू सुल्तान या फिर इनके पिताजी जो थे हैदर अली, इन पर लागू नहीं होता था। ये काफ़ी चालाक थे या फिर काफ़ी होशियार थे ये दोनों रूलर, टीपू सुल्तान और हैदर अली, इसलिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया गया है। तो देखिए, ऊपर हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसी भी राज्य में पहले अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाती थी, उसके इंटरनल अफेयर्स में दखल देती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो राज्य होता था वो बहुत ही मजबूत होता था, उसके रूलर जो होते थे वो बहुत ही तेज तरार होते थे, और उसका एग्जाम्पल है मैसूर। और ऐसा जब होता था या फिर जब भी कंपनी को लगता था कि ये जो रूलर है या फिर ये जो राज्य है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा इसको टैकल करना, इसको कंट्रोल करना, तो वहां पर जो कंपनी थी वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कर देती थी। और इसका एग्जांपल आपका मैसूर है। ऐसा दूसरे राज्यों के साथ भी किया गया था जहां पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया गया था, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मैसूर है। तो देखिए, मैसूर जो था वो काफ़ी मजबूत हुआ था या फिर काफ़ी उसकी मजबूती बढ़ी थी आर्मी के मामले में या फिर इकोनॉमिक्स के मामले में हैदर अली के लीडरशिप में, जब हैदर अली 1761 से 1782 तक रूलर थे। और इसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान रूलर बने 1782 से 1799 तक। और देखिए, मैसूर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैसूर के पास जो ट्रेड था वो भी काफ़ी बड़ा इलाका था, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे चीज़ों में वो ट्रेड भी करता था। आर्मी तो मजबूत थी ही, रूलर भी अच्छे थे, और इसके साथ ही ट्रेड भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि मालाबार कोस्ट के ऊपर ये जो मैसूर था इसका कंट्रोल था। और कंपनी यहाँ से पेपर और कार्डामोम परचेज किया करती थी, खरीदा करती थी। और 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर, कार्डामोम, इन चीज़ों के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दिया अपने पोर्ट के जरिए। और इसके साथ ही लोकल मर्चेंट्स को एक तरीके से डिसअलाउ कर दिया कि वो कंपनी के साथ ट्रेड करे, यानी कि कोई भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता, किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं होगा। और इसके साथ ही जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने फ्रेंच आर्मीज के साथ या फिर फ्रेंच लोगों के साथ जो कि इंडिया में ट्रेड करने आए थे उनके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रखा और काफ़ी उनका मदद लिया अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करने में, काफ़ी अपने आर्मी को मॉडर्न बनाया, काफ़ी मजबूत बनाया फ्रेंच लोगों की मदद से। और इन चीज़ों को देखने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। और वो जो थे यानी ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हैदर अली को और टीपू सुल्तान को एम्बिशियस, एरोगेंट या फिर डेंजरस रूलर मानते थे। और ब्रिटिशर्स का मानना था कि इनको क्रश करने या फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 4 युद्ध लड़े, 1767 से 69 तक, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 तक, यानी 4 युद्ध लड़े गए। और जो लास्ट युद्ध था जो कि 1799 में लड़ा गया था, जो कि था बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये जो बैटल था यही वो बैटल था जो कि लास्ट हुआ जिसमें कि अंग्रेज जीतने पाए। नहीं तो और जो बैटल थे उसमें काफ़ी जगहों पर जो मैसूर था यानी जो टीपू सुल्तान थे या फिर हैदर अली थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफीट किया था, काफ़ी अंग्रेजों को धूल चटाई थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए, टीपू सुल्तान की भी मौत इसी बैटल में हो गई थी 1799 में। और मैसूर जो था उसको फिर से वोडेयार्स, जो कि वहाँ के पहले रूलर थे, उनको एक तरीके से दे दिया गया और इस राज्य पर भी सब्सिडी अलायंस थोप दिया गया। इसके बाद यहाँ पर साइड में एक लेजेंड ऑफ टीपू दिया गया है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं क्योंकि ये उतना एग्जाम के लिए हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर एक टीपू सुल्तान के टॉय की तस्वीर है जिसको आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल उसका दिया गया है कि अभी ये आपको
अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं मराठास के बारे में। तो देखिए मराठास जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे आपको 17th सेंचुरी में, यानी 1600 के बाद। और लेकिन आगे चलकर ये भी काफ़ी कमज़ोर हो गए थे जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। उसके बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो इनके साथ क्या किया अंग्रेज़ों ने, इनके साथ किस तरीके से डील किया, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए 18th सेंचुरी के अंत तक जो कंपनी थी वो उसने मराठा पावर को कंट्रोल करने या फिर उसको ख़त्म करने की शुरुआत कर दी थी, या फिर कोशिश वो कर रहे थे। और जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की डिफीट हो गई 1761 में, तो जो मराठास का ड्रीम था, यानी मराठा रूलर का ये ड्रीम था कि वो दिल्ली के ऊपर कंट्रोल कर रखें, दिल्ली को रूल करें और भी पूरे इंडिया पर रूल करें, वो एक तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मराठास के सोल्जर्स इस युद्ध में मारे गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और इसके बाद जो आपके मराठास थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में डिवीज़न हो गया। और ऐसा नहीं हुआ कि अभी डिवाइड हो गए, पहले भी ये डिवाइडेड थे, लेकिन इनके बीच में काफ़ी मतभेद हो गए। और बहुत सारे मराठा रूलर थे, मराठा चीफ्स जिसको सरदार कहा जाता था, जो कि अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, इस तरीके से बहुत सारे थे। तो ये सभी मिलकर एक मराठा कॉन्फेडरेसी बनाते थे और जिसका एक लीडर होता था पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो कि एक तरीके से इनकी आर्मी का, मराठा की आर्मी का और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड होता था, जो कि पुणे में बैठता था। तो इस तरीके से मराठास काम करते थे और पहले ये बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, लेकिन जब 1761 में बैटल हुआ और मराठास हार गए तो इसके बाद इनके बीच में काफ़ी दरार आ गई। और इसके बाद आगे क्या हुआ वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अंग्रेजों ने मराठाओं की ताकत को खत्म करने के लिए या फिर कमजोर करने के लिए काफी सारे युद्ध लड़े और इन युद्धों के बाद धीरे धीरे मराठाओं की पावर को कम किया, ताकत को कम किया और अंत में उन्हें कुचल दिया, उन्हें खत्म कर दिया। और जो पहला युद्ध लड़ा गया था 1782 में, जिसमें कि कोई भी नहीं जीता था, एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। और जो दूसरा एंग्लो मराठा वार हुआ था 1803 से 1805 तक, ये अलग अलग फ्रंट पर लड़ा गया था, जिसके बाद जो ब्रिटिश थे वो उनका उड़ीसा पर कंट्रोल हो गया था, या फिर यमुना रिवर के नॉर्थ के जो रीजन थे जिसमें कि आपका आगरा और दिल्ली था, इन रीजन्स पर भी उनका कंट्रोल हो गया। और इसके बाद जो थर्ड एंग्लो मराठा वार लड़ा गया था 1817 से 1819 तक, इसमें जो मराठा पावर था उसको खत्म कर दिया गया, क्रश कर दिया गया। और इसके बाद जो पेशवा थे, जो कि एक तरीके से लीडर हुआ करते थे मराठाओं के, उनको रिमूव कर दिया गया था और उनको बिथूर भेज दिया गया था, जो कि कानपुर के पास है, और उनको एक तरीके से पेंशन के ऊपर रहने को मजबूर कर दिया गया था। और इसके बाद जो कंपनी थी उसके पास पूरा कंट्रोल अब हो गया था, जो विंध्यास थे उसके साउथ तक। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द क्लेम टू पारामाउंसी, यानी एक तरीके से खुद को सर्वोच्च घोषित करना या फिर अपने खुद को सबसे ताकतवर अंग्रेजों ने घोषित करना शुरू कर दिया। तो देखिए ऊपर हमने देखा कि ऊपर हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे उससे हमें ये पता चलता है कि जो 19th सेंचुरी की शुरुआत थी उस समय अंग्रेजों ने काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, यानी इलाकों को कब्जा करने के लिए काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई गई। और जब लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो जब गवर्नर जनरल बने 1813 से 1823 तक, तो इनके शासनकाल में एक नई पॉलिसी अपनाई गई पारामाउंसी की। और पारामाउंसी ये जो पॉलिसी थी, इसमें जो कंपनी थी वो खुद को इंडिया में सबसे सुप्रीम या फिर सबसे ताकतवर, सबसे पारामाउंट घोषित कर रही थी। और ये एक तरीके से कह रही थी कि उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है सभी इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए उसके लिए ये जस्टिफाइड है कि वो किसी भी राज्य को एनेक्स कर सकती है, कब्जा कर सकती है, या फिर उसको कब्जा करने के लिए धमका सकती है। और ये जो व्यू था इसको दूसरे पॉलिसीज में भी अपनाया गया अंग्रेजों द्वारा आगे के शासनकाल में। और देखिए ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने कोई भी पॉलिसी अपना ली और उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया या फिर उनको किसी भी तरीके से विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और ये जो प्रोसेस था इसमें उनको बहुत सारी परेशानी भी हुई, क्योंकि बहुत सारे राज्यों द्वारा उनको काफ़ी टफ फाइट दिया गया, काफ़ी उनको युद्ध लड़ने पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जब ब्रिटिशर्स ने एक छोटे राज्य जो कि था किटूर, इसको अपने खुद में शामिल करने की कोशिश की, जो कि आज कर्नाटका में है किटूर, इसको
खुद के राज्य में शामिल करने की कोशिश की या फिर इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तो वहाँ की जो रानी थी, रानी चन्नम्मा, इन्होंने काफ़ी टफ फाइट दिया अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों के खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया, और इनको बाद में 1824 में अरेस्ट कर लिया गया था और इनकी प्रिजन में मौत हो गई 1829 में। इसके बाद एक चौकीदार था वहाँ का, रयन्ना, ये संगौली का चौकीदार था किटूर में। इसने जो रेजिस्टेंस था उसको जारी रखा और इसको काफ़ी सारा सपोर्ट भी मिलता रहा, और इसने काफ़ी सारे ब्रिटिश कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसको बाद में 1830 में कैप्चर कर लिया गया था और इसको फांसी दे दी गई थी। और इस तरीके के रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये पैराग्राफ। 1830s में अंग्रेजों को एक और डर सताने लगा और वो था रशिया। उनको लगने लगा कि जो रसिया है वो एशिया में इंटर कर सकता है अफगानिस्तान के रास्ते से, और वहां से इंडिया पर और भी दूसरे रीजन पर कब्जा कर सकता है और रूल कर सकता है। और इस डर की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो अब चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसको सिक्योर किया जाए और वहां पर कंट्रोल रखा जाए, और इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ काफ़ी सारे युद्ध लड़े 1838 और 1842 के बीच में, और वहां पर इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्थापित कर लिया, यानी कि अपना कोई आदमी वहां पर बैठा दिया रूल करने के लिए। और इसके बाद 1843 में सिंध को कंट्रोल कर लिया गया, उस पर रूल बैठा लिया। इसके बाद आया पंजाब, लेकिन पंजाब के उस समय के रूलर थे रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह की वजह से पंजाब पर वो कब्जा करने में या फिर कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होने पाए। लेकिन जब 1839 में उनकी मौत हो गई, तो उनकी मौत के बाद दो युद्ध लड़े गए सिख किंगडम के खिलाफ, यानी पंजाब के खिलाफ, और अंतिम में 1849 में पंजाब जो था उसको कब्जा कर लिया गया, उसके ऊपर कंपनी का कंट्रोल हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक तरीके का पॉलिसी था अंग्रेजों का। ये आपको लाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 के बीच में। और इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि अगर कोई भी रूलर है, इंडियन रूलर, कोई भी राजा है जो कि अपने राज्य में रूल कर रहा है, और उसका कोई मेल हायर नहीं होगा, यानी कि कोई बेटा नहीं होगा जो कि उसकी राजगद्दी को आगे चला सके, तो ये जो राज्य होगा इसको कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा और कंपनी का ये हिस्सा बन जाएगी। और इस एक के बाद एक कई सारे राज्य थे जिसको इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करके अब कब्जा कर लिया गया था, या फिर जो अंग्रेज के इलाके थे उसमें शामिल कर लिया गया था। और इसमें आपका एग्जाम्पल है सतारा, जिसको कि 1848 में कब्जा किया गया, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर अवध की भी बात की जाती है, क्योंकि अवध को 1856 में कब्जा किया गया था और उसको अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया गया था। और अंग्रेजों द्वारा ये आर्गुमेंट दिया गया था कि जो अवध का नवाब है वो सही तरीके से रूल नहीं करने पा रहा है और वहां पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, और एक तरीके से मिस गवर्नमेंट किया जा रहा है अवध के नवाब द्वारा। इसलिए वहां पर जो कंपनी है उसका रूल स्थापित करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन वहां पर जब रूलर को हटाया गया था, काफी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करके रूलर को हटाया गया था। लेकिन इस बात को देखते हुए वहां के जो लोग थे, अवध के लोग थे, उन्होंने काफी रिवोल्ट में हेल्प किया। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसमें लोगों ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन किया अवध में, क्योंकि काफी बुरी तरीके से अंग्रेजों ने वहां के नवाब को हटाया था। तो यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इमेज में यहाँ पर दिखाया गया है कि किस समय में अंग्रेजों का शासनकाल कितने इलाकों में था। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब ये वीडियो बन जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने आने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए उसकी शुरुआत कैसे हुई, इस चीज़ को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वारेन हास्टिंग्स। देखिए, वारेन हास्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1773 से 1785 तक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं जब भी हम बात करते हैं कंपनी पावर को एक्सपेंड करने। यानी उस समय में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पावर को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था, क्योंकि इनके शासन काल में कंपनी
जो थी उसको बहुत ही ज़्यादा ताकत मिली थी, बंगाल ही नहीं, बंगाल के अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और इसके साथ ही मद्रास में भी। और इसके साथ ही जब इन रीजन्स में कंपनी का कंट्रोल हो गया तो इसके बाद ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी उसको डिवाइड कर दिया गया था प्रेसिडेंसीज में। जैसे कि आज स्टेट्स हमारा होते हैं, हमारे देश में है कि इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, उस तरीके से उस समय प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी। और उस समय 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और इस ये जो था इसको रूल किया जाता था गवर्नर द्वारा, यानी बंगाल का गवर्नर अलग, मद्रास का अलग और बॉम्बे का अलग। और जो सुप्रीम हेड होता था एडमिनिस्ट्रेशन का वो गवर्नर जनरल होता था, यानी पूरे इंडिया लेवल पर हेड होता था गवर्नर जनरल। और जो वारेन हास्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे। और ये जस्टिस के मामले में कहने का मतलब है कि कोर्ट का पूरा जो सिस्टम हो गया, कि किस तरीके से लोगों का, कि अगर कोई परेशानी है, किसी को कोर्ट में जाना है, किसी को किसी के खिलाफ केस करना है, उस मामले में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया था और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंजेस किए थे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कोर्ट्स के सिस्टम को या फिर जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे आए। तो देखिए 1772 के बाद एक नया सिस्टम आया जस्टिस का, जो कि अंग्रेजों द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाए गए, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसे कि फौजदारी अदालत कहा गया और एक सिविल कोर्ट जिसे कि दीवानी अदालत कहा गया। और देखिए जो मुस्लिम और हिंदू पंडित से, जो कि अंग्रेजों के आने से पहले लॉज को देखते थे, कानून को देखते थे, वो सिविल कोर्ट्स में बैठने लगे। और जो सिविल कोर्ट्स में जो अंग्रेज वहाँ पर बैठते था जज, उसकी मदद के लिए उनको बैठाया गया कि जो हिंदू लॉ है या फिर मुस्लिम लॉ है, यानी कि जो इंडियन लॉज हैं उसको वो इंटरप्रेट करते थे कि हिंदू में अगर कोई गलती करता है तो उसकी क्या सज़ा हिंदू नियम कानून के अनुसार है। इसके साथ ही अगर कोई मौलवी है तो वो मुस्लिम रूल को बताएगा कि किसी क्राइम के लिए क्या सज़ा है। इसके साथ ही जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे, क्रिमिनल कोर्ट्स को अभी भी काजी के अंदर में रखा गया था और मुफ्ती के अंदर में रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से सज़ा सुना सकते थे। उनके ऊपर एक कलेक्टर भी था जो कि उनको सुपरवाइज करता था, उनके सारे कामों के ऊपर नज़र रखता था, कंट्रोल रखता था। तो देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई हिंदू रूल्स के मामले में, कि जब पंडित को बैठाया गया इंटरप्रिटेशन करने के लिए, तो बहुत सारे पंडित जो थे वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे लॉज का, लोकल लॉज का, क्योंकि वो सभी पंडित जो थे वो अलग अलग धर्मशास्त्र से बिलोंग करते थे, अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते थे। अलग अलग स्कूल कहने का मतलब अलग अलग विचारधारा हम कह सकते हैं यहाँ पर, कि हिंदू में भी देखिए बहुत अलग अलग तरीके के विचारधारा हैं, जिसमें कि बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते थे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1775 में 11 पंडित्स को, यानी 11 पंडित्स को कहा गया कि हिंदू लॉज जो है उसका एक डाइजेस्ट तैयार करें, यानी सभी जितने भी अलग अलग स्कूल हैं धर्मशास्त्र के, उन सभी को मिलाकर एक रूल बनाया जाए, सिर्फ एक पूरा एक डाइजेस्ट किताब बनाया जाए रूल का, जिसको कि फॉलो किया जा सके। और एक व्यक्ति थे NB हालहेड, जिन्होंने इस पूरे डाइजेस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इसके बाद 1778 में जो कोड ऑफ मुस्लिम लॉ था उसको भी कंपाइल किया गया था, ताकि जो यूरोपियन जजेस हैं जो कि कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, जो कि फैसले सुना रहे हैं, उनको काफ़ी आसानी हो फैसले सुनाने के लिए। और इसके बाद जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना, उसमें एक नया सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था, और इसके साथ ही एक कोर्ट ऑफ अपील भी बनाया गया, जिसे कि सदर निजामत कहा गया, सदर निजामत अदालत। इसको कलकत्ता में सेटअप किया गया था, क्योंकि उस समय जो इंडिया की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे देखिए यहाँ पर एक बात आता है कलेक्टर के बारे में, कि जब ये पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेटअप हो रहा था उस समय कलेक्टर का पोस्ट भी क्रिएट किया गया। और ये जो पोस्ट था ये एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट बन गया अपने रीजन में। जैसा कि आज हम अपने इलाके में देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वही पोस्ट होता था उस समय कलेक्टर। और ये जो कलेक्टर होता था इसका मेन काम होता था कि ये रेवेन्यूज कलेक्ट करे, इसके साथ ही टैक्स कलेक्ट करे, और इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को भी संभाले अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, जजेस, पुलिस ऑफिसर, दरोगा, सभी लोगों की मदद से। और इसके साथ ही जो कलेक्ट्रेट था यानी कलेक्टर का ऑफिस था, ये एक नया सेंटर ऑफ पावर बन गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता था पहले के मुकाबले। यानी पहले जिस तरीके से लोकल रूलर होते थे या फिर कोई
लीडर होता था उसके जगह पर अब ये जो कलेक्टर था, अंग्रेजों के ज़माने में कलेक्टर काफ़ी पावरफुल ऑफिस हो गया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है द कंपनी आर्मी। यानी हमने ऊपर देखा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो चेंजेस आए उसके बारे में हमने ऊपर देखा, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि जो आर्मी थी, आर्मी में किस तरीके के चेंजेस अंग्रेजों द्वारा किए गए थे। देखिए जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उसने काफ़ी सारे नए आइडियाज़ लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, लेकिन इसका जो पावर था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, उसका पावर मेनली मिलिट्री स्ट्रेंथ पर लाई करता था। यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ उन्होंने उनके पास काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए वो इंडिया पर रूल करने में सक्षम थे। तो देखिए इसके पहले, यानी कंपनी के आने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर था जो कि पूरे इंडिया पर रूल कर रहा था, वो था मुगल आर्मी। यानी कि जो मुगल था वो एक तरीके की सल्तनत थी जो कि पूरे इंडिया पर रूल कर रही थी। तो उससे एक तरीके का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। जो मुगल आर्मी थी वो मेनली कंपोज करती थी कैवेलरी। यानी कैवेलरी का कहने का मतलब है कि जो सवार होते थे, यानी घोड़े पर सवार होकर जो सोल्जर्स होते थे जिनको ट्रेंड किया जाता था, वो कैवेलरी होते थे। और इसके साथ ही इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कहने का मतलब है जो कि पैदल सोल्जर्स होते थे जिनको कि ट्रेंड किया जाता था आर्चरी में, यानी तीरंदाजी में, और उसके साथ ही शॉर्ट तलवारबाजी में। और इस तरीके से उनकी पूरी आर्मी बनी हुई होती थी। लेकिन मुगल आर्मी को देखें तो मुगल आर्मी में मेन कैवेलरी होती थी जो कि पूरी आर्मी को डोमिनेट करती थी, क्योंकि उनके पास पैदल फुट सोल्जर्स उतने ट्रेन नहीं हुआ करते थे। और इसके अलावा उनको जब पैदल सोल्जर्स की ज़रूरत होती थी तो जो रूरल एरियाज़ में जो लोकल ज़मींदार होते थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में पैदल सोल्जर्स प्रोवाइड कर दिया करते थे मुगल्स को, उनको जब भी ज़रूरत होती थी। लेकिन जब हम अंग्रेज़ों को देखते हैं तो अंग्रेज़ों में बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन उन चेंजेस से पहले भी एक तरीके का चेंजेस आया था कि जब मुगल जो सल्तनत थी वो कमज़ोर हो गई, तो उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य बने जैसे अवध या फिर बनारस, इन्होंने पेजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया अपनी आर्मीज में और उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में ट्रेन करना शुरू कर दिया। और इस चीज़ को देखते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी इसी तरीके को अपनाया और सोल्जर्स को अपने आर्मी के लिए रिक्रूट करने शुरू कर दिया, पैदल सोल्जर्स को, जिन्हें कि सिपाही कहा गया। यानी सिपाही आर्मी, जैसा कि हिंदी में वर्ड है सिपाही, जिसका मतलब होता है सोल्जर। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं कि देखिए जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे थे, नए नए तरीके आ रहे थे युद्ध लड़ने के, और इसलिए कंपनी की आर्मी में जो कैवेलरी की रिक्वायरमेंट थी, घुड़सवार सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो काफ़ी कम हो गई। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो काफ़ी अलग अलग जगहों पर फाइट करी थी। कभी बर्मा में फाइट करी थी, कभी अफगानिस्तान में फाइट करी थी, कभी इजिप्ट में फाइट करी थी। वहाँ पर सोल्जर्स को मस्कट्स के साथ और मैचलॉक्स के साथ इक्विप किया जाता था और उनको इन चीज़ों के साथ फाइट करना होता था। और जो सोल्जर्स होते थे कंपनी आर्मी के, उनको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना होता था कि देखिए जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं या फिर नए तरीके आ रहे हैं युद्ध लड़ने के, या फिर जो नए नए रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी खुद में भी चेंजेस लाना काफ़ी ज़रूरी होता था। क्योंकि वो पुराने तरीके को अगर देखते रहेंगे या फिर फॉलो करते रहेंगे तो वो नए तरीकों से उतने ज़्यादा रूबरू नहीं होने पाएंगे। और जो अर्ली 19th सेंचुरी का समय था, उस समय जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक तरीके का यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर लाना शुरू कर दिया अपनी आर्मी में। यानी कि सभी सोल्जर्स जो थे उनको काफ़ी यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाने लगी, ड्रिल दिया जाने लगा, डिसिप्लिन में रहने को लोग कहा जाने लगा। और ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई ब्रिटिश आर्मी में, और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाता था सोल्जर्स के ऊपर। और ये जो चीज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा पहले से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। क्योंकि देखिए जो आर्मी थी उसमें अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग आर्मी में मौजूद थे, अलग अलग कास्ट के लोग मौजूद थे, और लोग जो थे वो एक तरीके से कास्ट को काफ़ी ज़्यादा मानते थे उस समय। लोग तो अभी भी मानते हैं कास्ट को, तो उस समय सोचिए कितना मानते होंगे। और उस समय के लोगों के लिए कास्ट को तोड़ना या फिर कास्ट को एक तरीके से वायलेट करना काफ़ी बड़ी बात थी। और इस चीज़ के वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट होते थे कई बार, क्योंकि लोग जो थे वो सोल्जर होने की वजह से अपनी कास्ट को नहीं छोड़ना चाहते थे, या फिर कास्ट से अलग नहीं होना चाहते थे, या फिर अपने धर्म को नहीं तोड़ना चाहते थे। तो
एक तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा गया कि क्या उस समय की लोगों की स्थिति ऐसी थी कि क्या वो अपने कास्ट को छोड़ दें और अपने रिलीजियस फीलिंग को छोड़ दें सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर बनने के लिए। तो ऐसा मुझे कम चांस लगता है। और क्या वो खुद को सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स के रूप में देख सकते हैं, और ना कि बल्कि किसी सोसाइटी के मेंबर के रूप में, किसी धर्म के मेंबर के रूप में। तो इस चीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द सिपॉयज फील, यानी जो सोल्जर्स थे वो क्या फील करते थे और किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया जब उनके लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए, या फिर उनकी जो आइडेंटिटी है उसमें इतने सारे चेंजेस आए। यानी कि उनका जो सेंस क्या था, यानी वो क्या फील करते थे, आखिर वो हैं कौन, आखिर वो एक सोल्जर हैं या फिर किसी धर्म के मेंबर हैं, किसी जाति के मेंबर हैं, क्या वो फील करते थे। और जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, वो एक तरीके से दिखाता है कि जो सिपॉयज हैं उनकी दुनिया में क्या हो रहा था, क्या वो फील कर रहे थे, क्या उनके डिमांड से, इस चीज़ को हमें पता चलता है रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट से। तो देखिए इस रिवोल्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर 5 को आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर का अंत है कंक्लूजन। तो देखिए कंक्लूजन में सिंपली ये कहा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर खुद को बना लिया ट्रेडिंग कंपनी से। उसका पूरा प्रोसेस हमने ऊपर डिस्कस किया, वो पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड था, तो आपने ऊपर देखा ही होगा। और देखिए इसके साथ ही जो स्टीम टेक्नोलॉजी आई उसकी वजह से जो एक तरीके से प्रोसेस था वो काफ़ी बढ़ा अंग्रेजों का, क्योंकि पहले 6 से 8 महीने लगते थे ब्रिटेन से इंडिया आने में, लेकिन जब स्टीम शिप्स आ गए तो उसकी वजह से ये 3 वीक्स यानी 3 हफ्ते केवल लगने लगे ब्रिटिशर्स को इंडिया आने में। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज जो थे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो इतने दूर वाले देश यानी इंडिया में आने के लिए तैयार हो रहे थे और आ रहे थे। तो इस चीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। इसके बाद आगे बढ़े तो 1857 में जो कंपनी थी उसका काफ़ी पावर बढ़ चुका था और उसका डायरेक्ट रूल हो चुका था इंडिया के 63% रीजन पर और 78% लोगों पर। और जो इस तरीके के साथ ही जो दूसरे इलाके थे जहां पर डायरेक्ट रूल नहीं था कंपनी, वहां पर भी हम कह सकते हैं कि कंपनी ही कहाँ रूल था, क्योंकि वहां पर जितने भी रूलर्स रूल कर रहे थे वो सभी कंपनी के आगे झुके हुए थे और कंपनी की बात को मान रहे थे, कंपनी के कंट्रोल में थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1857 है उस समय तक कंपनी का पूरे इंडिया पर रूल हो चुका था और पूरे इंडिया पर वो रूल कर रही थी। इसके बाद यहाँ पर एक स्लेव ट्रेड की बात की है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।